हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक्स वेव्स की स्टेट्स पढ़ी थी। अपन ने प्रावस्थाएं या अवस्थाएं पढ़ी थी। उसमें ध्रुवण के द्वारा जो अवस्थाएं मिल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की, पहली थी वो समतल समतल ध्रुवीय प्रकाश, दूसरा पढ़ा था अपन ने वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, और तीसरा आज पढ़ेंगे अपन दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। इसमें जो ध्रुवित प्रकाश होगा वो दीर्घवृत्तीय रूप में होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रकाश संचरण में विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 कैसे दीर्घवृत्तीय रूप में क्या करता है? मूवमेंट करता है, दीर्घवृत्ताकार रूप में मूवमेंट करता है। इसलिए ये कैसी अवस्था होती है? दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की अवस्था होती है। इसमें प्रकाश तरंग या जब प्रकाश में तरंग या प्रकाश तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम E0, तरंग संचरण की दिशा, प्रकाश तरंग में आयाम E0, तरंग संचरण की दिशा मान लेते हैं अपन। माना कि कौन सी? एक्स अक्ष। प्रकाश तरंग संचरण की दिशा क्या मान लिया अपन ने बच्चों? माना कि प्रकाश तरंग संचरण की दिशा है एक्स अक्ष के लंबवत तल, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल। अब एक्स अक्ष के लंबवत तल कौन सा होगा बताइए? लंबवत तल होगा बच्चों YZ तल। लंबवत तल यानी YZ तल में नियत कोणीय वेग से घूर्णन करता है। YZ तल में नियत कोणीय वेग से घूर्णन करता है, या नियत कोणीय वेग से इस प्रकार घूर्णन करता है कि ये कैसा आकार बनाए? दीर्घवृत्तीय आकार बनाए। तो इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग को, इसमें क्या है तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष के लंबवत तल YZ तल में नियत कोणीय वेग से क्या करता है? घूर्णन करता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये वृत्तीय ध्रुवित तरंग हो जाएगी। और जब प्रकाश तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 या प्रकाश तरंग में आयाम E0, तरंग संचरण की दिशा माना एक्स अक्ष के लंबवत तल YZ में नियत कोणीय वेग से नहीं होगा, अब एक दीर्घवृत्त का अनुरेखण करता हुआ घूर्णन करे। YZ तल में एक दीर्घवृत्त का अनुरेखण करता हुआ घूर्णन करे। याद रखना बच्चों, लंबवत तल में जब कैसे नियत कोणीय वेग से घूर्णन करेगा तो वो वृत्तीय ध्रुवित हो जाएगा। और यदि दीर्घवृत्त का अनुरेखण करता हुआ क्या कर रहा है? घूर्णन, दीर्घवृत्त का अनुरेखण करता हुआ घूर्णन करे, तो इस स्थिति में ये क्या होगा बच्चों? इस स्थिति में जो ध्रुवित प्रकाश है तो क्या होगा बच्चों? इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग कहलाएगी, या जो ध्रुवित प्रकाश है वो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। करे तो इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग कहलाती है। तो इस प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो क्या कहलाती है बच्चों? यानी इसमें आयाम, विद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम E0, तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष के लंबवत तल YZ में एक दीर्घवृत्त का अनुरेखण करता हुआ क्या करे? घूर्णन करे। और जब लंबवत तल में एक निश्चित या नियत कोणीय वेग से घूर्णन करेगा
तो वृत्तीय होगा, और यदि दीर्घवृत्त का अनुरेखण करता हुआ घूर्णन करे तो दीर्घवृत्तीय होगा। तो ये वाली तरंग कैसी होगी बच्चों, जब ये क्या करेगी, दीर्घवृत्त का अनुरेखण करता हुआ घूर्णन करेगी तो ये दीर्घवृत्तीय होगी। और याद रखना इसमें जो वृत्तीय है उसमें अंतर क्या है, वो निश्चित कोणीय वेग से घूर्णन करेगी, लंबवत तल में ही करेगी लेकिन निश्चित कोणीय वेग से करेगी। उस स्थिति में वो कैसी होगी, वृत्तीय। दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए अपन बात करें तो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए सबसे पहले आयाम E0 के दोनों घटक EJO व EKO, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए आयाम के दो घटक कौन से हैं, एक J के अनुदिश J घटक के और एक K घटक के अनुदिश, यानी आयाम E0 के दोनों घटक EJO व EKO के मान असमान एवं इनके मध्य कैसे होते हैं बच्चों, कलांतर इनके मध्य क्या होता है, ±π/2 होता है। यानी EJO और EKO के मान पहली बात कैसे होते हैं, असमान होते हैं, यानी EJO नॉट इक्वल टू EKO। दूसरी बात, इनके मध्य कलांतर कितना होगा, कलांतर होता है अल्फा k माइनस अल्फा जे इक्वल टू ±π/2। मान असमान होते हैं और अल्फा k माइनस अल्फा जे यानी इनके मध्य कालांतर कितना होता है, ±π/2 होता है। इस स्थिति में ये क्या होती हैं बच्चों, ये तरंगें कैसी होती हैं, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश तरंगें होती हैं। अब इसमें बच्चों अपन देखेंगे इनके लिए क्या होगा, समीकरण अभी तक अपन ने जो पहले E के रूप में निकाले थे उनसे क्या होगा, E वाले समीकरण जो आयाम के रूप में थे अपने दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए, तरंग समीकरण क्या होगा, तरंग समीकरण से अपन लिख सकते हैं इसमें, जब मान कैसे हैं, असमान हैं और कलांतर कितना है, ±π/2 है। तो मैंने आपको तरंग समीकरण बताया था इससे पिछली क्लास में, तो सीधा इनके लिए तरंग समीकरण से क्या लिख सकते हैं, देखिए तरंग समीकरण से यहाँ अल्फा k माइनस अल्फा जे क्या ±π/2 के बराबर है। अतः तरंग समीकरण से अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर E इक्वल टू जे EJ0 प्लस k EK0, यानी J कैप EJO प्लस K कैप EKO, और बच्चों इंटू E की पावर आयोटा कितनी है, π/2 के बराबर है कलांतर, इंटू E की पावर क्या है, आयोटा π/2, इंटू E की पावर आयोटा π/2। JEJO प्लस K EKO इंटू E की पावर आयोटा π/2 इंटू E की पावर क्या होगा बच्चों, इंटू E की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा जे, यही होगा बच्चों E की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा जे। यही अपन ने तरंग समीकरण लिखा था। उसमें जो अपना था कौन सा, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, उसमें भी JEJO E की पावर आयोटा अल्फा जे प्लस k EKO E की पावर आयोटा अल्फा के, ठीक है। यहाँ पर अल्फा k माइनस अल्फा जे किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। तो मैंने सीधा क्या लिख दिया है इसमें, E की पावर आयोटा π/2 लिख दिया है। तो इस स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, ये JEJO प्लस k कैप EKO इंटू E की पावर आयोटा π/2, ठीक है, इंटू E की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा जे। बच्चों E की पावर आयोटा π/2 को अपन ने पहले ही निकाल लिया है, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 से। E की पावर आयोटा π/2 का मान किसके बराबर आया, आयोटा के बराबर आया। तो इससे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, वेक्टर E इक्वल टू JEJO प्लस आयोटा k कैप EKO, ये आयोटा आ गया इसका मान, इंटू मैंने आयोटा लिख दिया है, इंटू E की पावर क्या है, आयोटा kx माइनस ओमेगा टी इंटू E की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा जे, यही आएगा। इससे बच्चों क्या करें, अब उपरोक्त समीकरण से विद्युत क्षेत्र सदिशों के घटक के रूप में लिख दें।
उपरोक्त समीकरण से विद्युत क्षेत्र को सदिश घटकों के रूप में लिखें। तो घटकों के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा? घटकों के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा? देखना, घटकों के रूप में इसे लिखेंगे अपन तो क्या मिलेगा? y दिशा में घटक होगा एक, तो x दिशा में गति कर रही है तो इसके लंबवत तल में होंगे, यानी एक तो y दिशा का घटक होगा और एक कौन सी दिशा का घटक होगा? z दिशा का। तो एक तो मिलेगा y दिशा में, और y दिशा में क्या होगा बच्चों? ई वाई इक्वल टू ई जे ओ कॉस ई की पावर आयोटा वाला घटक हो जाएगा। इसको खोलेंगे, ई की पावर कॉस वाला, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा थीटा, इससे गुना होगा वो वाला। एक तो हो जाएगा क्या? y दिशा का घटक, और दूसरा एक की कैप वाला कौन सा हो जाएगा? z दिशा का घटक। तो ये क्या होगा? ई जे ओ कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा जे। ऐसे ही बच्चों दूसरा घटक कौन सा होगा? z दिशा में। ई जेड इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ई के ओ, ई जे ओ की जगह इसमें क्या हो जाएगा? ई के ओ साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा जी। ये एक्स दिशा और वाई दिशा और जेड दिशा में इसके क्या हो जाएंगे? विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएंगे? घटक हो जाएंगे। अब देखना आप, इससे अपन क्या निकालें? ई वाई का मान आ गया, ई जेड का मान आ गया, तो इनमें अपन क्या निकालें बच्चों? ई वाई और ई जेड, ये दोनों घटक आ गए। तो इन दोनों घटकों से अपन क्या करें? इनका वर्ग करके देखना, यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूँ, इसका भाग दे दूँ इधर, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ई के ओ का भाग दे दूँ, यानी देखना ई वाई स्क्वायर या ई वाई अपॉन ई जे ओ इक्वल टू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा जे। ऐसे ही बच्चों ये समीकरण, ये दे लेना समीकरण इसका एक, ये वाला दो, ये तीन, चार। समीकरण तीन से तो अपन ने ये लिख दिया। ऐसे ही समीकरण चार से क्या लिख सकते हैं? देखना, समीकरण चार से ई के ओ का भाग दें तो ई जेड अपॉन ई के ओ इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा जे। बच्चों ये वाला समीकरण आ जाएगा आपका 5 और ये वाला समीकरण आ जाएगा 6। समीकरण 5 का वर्ग करें और समीकरण 6 का वर्ग करके जोड़ दें, यानी समीकरण 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करने पर देखना ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक बन जाएगा। इधर क्या होगा? ई वाई स्क्वायर अपॉन ई जे ओ स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर अपॉन ई के ओ स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक। समीकरण नंबर 7 ई वाई स्क्वायर अपॉन ई जे ओ स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर अपॉन ई के ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। ये समीकरण 7 दीर्घवृत्त के समीकरण को दर्शाता है। अतः उपरोक्त समीकरण से प्रदर्शित विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होगी? दीर्घवृत्तीय ध्रुवित होगी। ठीक है, इस समीकरण, ये जो समीकरण 7 प्राप्त हुआ है ये किसका समीकरण है? ये है दीर्घवृत्त का समीकरण। अतः जो प्रकाश तरंग, इससे रिलेटेड जो तरंग होगी वो तरंग कैसी होगी बच्चों? वो तरंग होगी आपकी दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग होगी। ठीक है, ये हुआ आपका तीसरा प्रकार की इसकी स्टेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब इसके बाद अपना पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों परावर्तन से ध्रुवण या परावर्तन के द्वारा ध्रुवण। देखिए परावर्तन से कैसे ध्रुवण प्राप्त होता है, परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त होता है, ये पढ़ेंगे अपन परावर्तन से ध्रुवण में। ठीक है, सबसे पहले परावर्तन से ध्रुवण की जानकारी किसने दी थी? मेलस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन द्वारा ध्रुवण, प्रकाश के परावर्तन
द्वारा ध्रुवण, प्रकाश के परावर्तन द्वारा ध्रुवण। इसमें सन 1808 में सबसे पहले मेलस नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि किसी पारदर्शी पदार्थ की पट्टिका पर जब साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है। मेलस नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से निष्कर्ष निकाल के सन 1808 में मेलस नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से निष्कर्ष निकाल करके या प्रयोगों के आधार पर बताया कि जब किसी पारदर्शी पदार्थ की पट्टिका पर साधारण या अध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है तो परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। यानी जब किस पर पारदर्शी पदार्थ की पट्टिका पर साधारण मतलब नॉर्मल या अध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है, साधारण या अध्रुवित प्रकाश क्या किया जाता है बच्चों, आपतित किया जाता है, तो इससे परावर्तित, इससे क्या होगा, कुछ पारगमित होगा, कुछ कैसा होगा, परावर्तित होगा। तो इस पट्टिका से परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। यानी इसने बताया कि जब अपन ने प्रकाश इस पर आपतित किया तो ये ध्रुवित नहीं था, लेकिन आपतित होने के बाद जैसे ही ये परावर्तित हुआ और परावर्तित प्रकाश में क्या होता रहता है, परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। यानी परावर्तित प्रकाश की ध्रुवण की व्याख्या सबसे पहले मेलस ने की, 1808 में की और अपने प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर की। इस प्रयोग के 3 वर्ष बाद सर डेविड ब्रूस्टर ने, ये प्रयोग सबसे पहले किसने किया, आंशिक रूप से परावर्तित प्रकाश कैसा हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, या किसी पारदर्शी पट्टिका पर साधारण प्रकाश आपतित करते हैं तो उससे परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है, ये बताया सबसे पहले मेलस ने। इसके बाद 1811 में, यानी इसके 3 वर्ष बाद, इस प्रयोग के 3 वर्ष बाद किसने, सर डेविड ब्रूस्टर या डेविड ब्रूस्टर ने, आप पढ़ोगे ब्रूस्टर का नियम भी पढ़ोगे, तो इस मेलस के प्रयोग के बाद 3 वर्ष बाद में डेविड ब्रूस्टर ने विभिन्न माध्यमों के पृष्ठ से परावर्तन द्वारा ध्रुवण के अध्ययन में पाया कि ध्रुवण की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। इसके बाद ब्रूस्टर ने बताया कि ये जो प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, ये आंशिक ध्रुवित हो रहा है, ये कितनी मात्रा में ध्रुवित हो रहा है, ये ध्रुवण की मात्रा डेविड ब्रूस्टर ने बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा किस पर निर्भर करती है, आपतन कोण पर निर्भर करती है, आपतन कोण पर निर्भर करती है। यानी आपतन कोण के आधार पर यह ध्रुवित प्रकाश आंशिक है या पूर्णतः, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपतन कोण कितना है। यानी आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए ध्रुवित प्रकाश कैसा होगा, बहुत कम होगा, और एक निश्चित मान के लिए बहुत अधिक होगा। इस आधार पर इसने बताया कि ध्रुवण कोण के एक निश्चित मान पर तो परावर्तित प्रकाश कैसा हो जाता, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता। यानी डेविड ब्रूस्टर ने बताया कि जब सबसे पहले क्या करें अपन, डेविड ब्रूस्टर के अनुसार साधारण या अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी पट्टिका पर क्या कराएं, आपतित कराएं। जैसे ये कोई पारदर्शी पट्टिका है, इस पर अपन ने ये साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश क्या कराया, आपतित कराया। ये प्रकाश जब अपन ने आपतित कराया तो कैसा था, ये साधारण था, यानी इसमें कैसे
साधारण, ये दोनों तरह के अपन ने लंबवत और समांतर कंपन दर्शा रहे हैं, यानी ये अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, यानी यहाँ लिख भी देना आप चाहो तो कि ये पारदर्शी पट्टिका है, इस पर अपन ने अध्रुवित या साधारण प्रकाश क्या किया है, आपतित किया है। और ये है बच्चों AV किरण के रूप में। कौन सी? AV, ये वाला बिंदु V है। ठीक है, ये इससे क्या है, इस पट्टिका के लंबवत, यानी इस तल के लंबवत है। ये कोई अभिलंब है तो ये अभिलंब से बनाया गया कौन क्या होगा, आपतन कोण होगा। ये वाला कौन क्या होगा, आपतन कोण होगा। इसके बाद ये इस बिंदु B पर आपतित होगा तो इसका कुछ भाग तो क्या हो जाएगा बच्चों, परावर्तित हो जाएगा, और कुछ भाग क्या हो जाएगा, पारगमित हो जाएगा। कुछ भाग इसका परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग क्या हो जाएगा, अपवर्तित। इधर बाहर निकल जाएगा तो पारगमित, लेकिन इसी में रहा तो ये क्या होगा, अपवर्तित। यानी ये A, V, C और D, ये अपन ने, ये VC किरण परावर्तित किरण है और VD किरण कैसी है, अपवर्तित किरण। ये अपन ने लिख लिया परावर्तित प्रकाश, और ये लिख लिया बच्चों अपवर्तित प्रकाश। तो डेविड ब्रूस्टर के अनुसार जब किसी पारदर्शी पट्टिका पर साधारण प्रकाश आपतित कराते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, उस स्थिति में इस पट्टिका से परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश कैसा होता है। सबसे पहले परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। नंबर 1 डेविड ब्रूस्टर के अनुसार नंबर 1 पहली बात क्या बताई इसने कि परावर्तित व अपवर्तित दोनों प्रकाश किरणें आंशिक रूप से कैसी होती हैं, आंशिक ध्रुवित होती हैं। दूसरा बताया इसने कि इस परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है, यानी एक निश्चित आपतन कोण के लिए निश्चित आपतन कोण के लिए क्या होता है बच्चों, ये परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। परावर्तित प्रकाश कैसा होता है, पूर्ण ध्रुवित होता है। और इस निश्चित कोण को क्या कहते हैं, इस निश्चित आपतन कोण को ही क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुवण कोण कहते हैं। तो ध्रुवण कोण क्या है, ध्रुवण कोण आपतन कोण का वह मान है जिस पर कि परावर्तित प्रकाश के क्या होता है, पूर्णतः ध्रुवित होता है। यानी आपतन कोण के एक विशेष मान पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण ध्रुवित होता है, यानी जिसमें केवल कैसे लंबवत कंपन ही विद्यमान होते हैं। और उसे क्या कहते हैं अपन बच्चों, इसे कहते हैं अपन उस मान को, निश्चित आपतन कोण को क्या कहते हैं अपन, ध्रुवण कोण कहते हैं। ये आपतन कोण अपन ने लिया बच्चों यहाँ पर IP, ये वाला कोण मान लिया अपन ने IP। तो ये इतनी कोण से क्या होगा, परावर्तित होगा। और परावर्तित और अपवर्तित किरण के मध्य जब पूर्णतः क्या होगा, परावर्तित में पूर्ण ध्रुवित होगा तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला कितना बच जाएगा बच्चों, देखना ये IP 90, ये IP का है, ये 90 का है, और ये कितने का है IP। ये कितना बचा देखना, ये 90 कुल, यहाँ से 180 यहाँ से और यहाँ तक का कोण कितना हो गया, ये वाला 180, इसमें से ये वाला 90 हो गया और ये IP, तो ये कितना बच्चा 90 माइनस IP। ठीक है, ये कौन लिखा है मैंने आपको। और मैं बता रहा हूँ कि ब्रूस्टर ने दो बातें बताई कि किसी पारदर्शी पट्टिका पर जब प्रकाश, साधारण प्रकाश यानी अध्रुवित प्रकाश आपतित करें तो इसका परावर्तित भाग और आपतित भाग आंशिक रूप से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। और दूसरा कि आपतन कोण के एक निश्चित मान पर क्या होता है, परावर्तित प्रकाश पूर्ण ध्रुवित हो जाता है। यानी जो परावर्तित प्रकाश है उसमें ध्रुवण की मात्रा किस पर डिपेंडेंट होती है, ध्रुवण की मात्रा निर्भर होती है बच्चों आपतन कोण पर। तो आपतन कोण के एक विशेष मान पर या निश्चित मान पर परावर्तित प्रकाश क्या होता है, पूर्णतः ध्रुवित होता है। और इस जब ये पूर्णतः ध्रुवित होता है यानी इसमें क्या, केवल लंबवत कंपन ही विद्यमान होते हैं। और उस निश्चित आपतन कोण को अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। ठीक है,
यानी ध्रुवण की मात्रा किस पर निर्भर कर रही है? आपतन कोण पर निर्भर करती है। ये डेविड ब्रूस्टर ने ये दो तथ्य इसके बारे में बताए 1811 में अपने प्रयोग के द्वारा। अब इससे अपन परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा निकाल लिए। ध्रुवण कोण, जिसे कि अपन ध्रुवण कोण कह रहे हैं, जिस पर कि पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होगा। कैसे निकालेंगे इसके लिए मैं एक बार फिर से एक कोण बता रहा हूँ। देखो, ये अपन ने कोई पारदर्शी पट्टिका ली है, इस पर ये एवी किरण आपतित कराइए। ये साधारण या अध्रुवित प्रकाश है, साधारण या अध्रुवित प्रकाश है। माना कि ये आपतन कोण से आईपी कोण पर केवल ये वाली ये कोण कितना है? आईपी, ठीक है, आपतित हो रही है आईपी कोण पर। इतने ही पर ये क्या हो गया? आपतन कोण के बराबर कोण पर परावर्तित हो जाएगी, तो ये कितना हो गया? आईपी कोण। और बच्चों, ये परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश के मध्य कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो इन किरणों के मध्य परावर्तित अपवर्तित के मध्य कितना? 90 डिग्री का कोण। तो ये कितना बचा? ये बचा, देखना, ये कुल सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण, ये आईपी प्लस ये 90, यानी 180 माइनस 90 माइनस आईपी, यानी कितना बचा? 180 में से 90 गए, 90 माइनस आईपी का ये वाला कोण बचेगा, ठीक है। तो ये प्रकाश क्या होगा? इस स्थिति में या आपतन कोण के इस विशेष मान पर क्या होगा? ये प्रकाश पूर्ण ध्रुवित होगा। उपरोक्त चित्र में या इस चित्र में अध्रुवित प्रकाश किरण ए बी इस प्लेट के ऊपरी सिरे के बिंदु बी पर आपतित हो रही है। इससे मैंने आपको कोणों का मान निकालना बता दिया है। अब इसमें दूसरी बात, इसमें देखिए, आपतन कोण के बराबर, जब ध्रुवण कोण आपतन कोण के बराबर होगा तो इस स्थिति में क्या होगा? जो परावर्तित प्रकाश है वो कैसा होगा? पूर्णतः ध्रुवित होगा। यानी आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर हो तो इस किरण का कुछ भाग बीसी दिशा में परावर्तित होगा, ये पूर्णतः ध्रुवित होगा। और दूसरे माध्यम के भीतर यानी बीडी दिशा में अपवर्तित जो होगा, इस स्थिति में ये माध्यम के अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। ये क्या है बच्चों? ब्रूस्टर का नियम है। इस स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। एक भाग इसका परावर्तित हो जाता है, एक अपवर्तित हो जाता है। और इस स्थिति में जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक क्या होता है? इस आपतन कोण या जो ध्रुवण कोण है जिस पर कि परावर्तित प्रकाश क्या बन रहा है? पूर्णतः ध्रुवित हो रहा है, इस ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। ध्यान रखना, इसी को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। यानी ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों? ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या होगा? ब्रूस्टर के नियम के अनुसार ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर पदार्थ का अपवर्तनांक या माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यानी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। मतलब म्यू बराबर, ध्रुवण कितना आईपी लिया है अपन ने, म्यू बराबर 10 आईपी, स्पर्श ज्या मतलब 10 आईपी। ये क्या है बच्चों? इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। याद रखना, ब्रूस्टर का नियम क्या है? लिखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। ब्रूस्टर का नियम यानी माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है बच्चों? ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। ये किसने बताया? ब्रूस्टर ने बताया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। यानी म्यू बराबर 10 आईपी। इसे अपन क्या लिख सकते हैं? देखना, म्यू बराबर 10 आईपी और 10 बराबर साइन बटे कॉस। देखना बच्चों, ब्रूस्टर के नियम अनुसार क्या होता है? म्यू बराबर 10 आईपी बराबर साइन आईपी बटे कॉस आईपी, समीकरण नंबर 1। और ये किससे लिखा है मैंने? ये लिखा है ब्रूस्टर के नियम से। ब्रूस्टर के नियम से क्या लिख सकते हैं? म्यू बराबर 10 आईपी बराबर साइन आईपी बटे कॉस आईपी। और स्नेल के नियम से अपन जानते हैं अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, परंतु स्नेल के नियम से
क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे कॉस आर होता है या नहीं, म्यू बराबर साइन आई बटे कॉस आर, स्नेल का नियम, यानी म्यू बराबर साइन आई पी बटे कॉस आर पी, समीकरण 2। भाई ब्रूस्टर ने तो कहा म्यू बराबर ये होता है और स्नेल ने कहा कि ये होता है। अगर ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही म्यू हैं, तो इधर इनके एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर भी होंगे। तो इस स्थिति में जब म्यू बराबर है तो साइन आई पी बटे कॉस आई पी बराबर क्या होगा, साइन आई पी बटे कॉस आर पी के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? तो इस स्थिति में समीकरण 1/2 से अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखना, समीकरण 1/2 से साइन आई पी साइन पे आई पी है ही है, यानी कॉस आई पी बराबर कॉस आर पी लिख सकता हूँ। यानी बच्चों देखना भाई म्यू के मान है दोनों, तो साइन आई पी बटे कॉस आई पी बराबर साइन आई पी बटे कॉस आर पी, जिससे कॉस आई पी किसके बराबर हो गया बच्चों, जिससे कॉस आई पी किसके बराबर हो गया बच्चों, कॉस आई पी का मान हो गया यहाँ से किसके बराबर, समीकरण 1/2 से, सॉरी स्नेल के नियम से ये नहीं होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आर पी, सॉरी म्यू बराबर स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई पी बटे साइन आर पी, या साइन आई बटे साइन आर, अच्छी तरह से जानते होंगे स्नेल का नियम क्या होता है। और ब्रूस्टर के नियम से क्या होता है, ब्रूस्टर के नियम से होता है म्यू बराबर साइन आई पी बटे कॉस आई पी, तो इससे कॉस आई पी किसके बराबर हो गया, साइन आर पी के बराबर, साइन आर पी के बराबर, समीकरण 1/2 से कॉस आई पी बराबर साइन आर पी। अब बच्चों साइन आर पी को अपन कैसे लिख सकते हैं, या कॉस को क्या लिख दें अपन, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दें। इसको साइन को मैं कॉस रूप में लिखूं तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस क्या लिख दूं, आई पी, कॉस ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, यानी साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा को मैंने साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर साइन आर पी, यानी पाई बाई 2 हो गया बच्चों आर पी, यानी इसको इधर ले जाऊंगा तो आई पी प्लस आर पी बराबर पाई बाई 2, यानी आई पी प्लस आर पी बराबर क्या होगा, इस स्थिति में पाई बाई 2 होगा। आई पी और आर पी का मान आपको पता है, आर पी क्या है यहाँ पर और आई पी क्या है ये आपको अच्छे से पता है, अर्थात परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होगा, जबकि परावर्तित व अपवर्तित किरणें कैसी होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। तो इस स्थिति में परावर्तित प्रकाश कैसा होगा, पूर्णतः ध्रुवित होगा। ये था अपन का क्या बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ध्रुवण। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।